दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियों के इसके पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे और जो हमने अभी तक पढ़ा है एक बार उसकी जानकारी हम ले लें। हमने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार से है, उसके जो भी लक्षण हैं वो हमने देखे अविकसित होने के। फिर हमने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे हैं, तो विकासशील होने के लक्षण और गुण पढ़े। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आर्थिक सुधार के लिए जो नई औद्योगिक नीति जो लागू हुई उसमें जो मुख्य बिंदु थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा एक स्वदेशी की अवधारणा पढ़ेंगे और फिर कौशल विकास। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सुधार, और आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये 3 चीज़ें पढ़नी है अपन को। चलिए आर्थिक सुधार। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजित विकास की नीति को अपनाया था। आज़ादी के बाद देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी एक तो समाजवादी भी और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। आज़ादी के समय समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उस नीति को अपनाया। और नियोजित विकास हम जानते ही हैं, प्लानिंग करके जो योजना आयोग बना था और नियोजित विकास की नीति को अपनाया। पर उसके बाद क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली और निजी क्षेत्र को नियंत्रण के अधीन रखा गया था। आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था की नीति थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली रखा था। जो सरकारी तंत्र है हमारा या सरकारी जितनी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, उन सबको प्रभावशाली और निजी क्षेत्र को नियंत्रण के अधीन रखा गया था। जितना भी निजी कंपनियां हैं, निजी फर्म हैं, प्राइवेटीकरण है, उसको कंट्रोल में रखा गया था। राजकोषीय अनुशासन जो सरकारी घाटे और सरकारी ऋण के भार को कम करने हेतु अपनाए जाते हैं, उसकी कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते व्यापार घाटे का शिकार बनी थी। राजकोषीय अनुशासन जो होता है उसमें जितना भी हमारा सरकारी खर्चा होता है या सरकार के द्वारा किए गए काम होते हैं, उन कामों का जो आउटपुट हमको मिलना चाहिए था, उस सरकारी ऋण के भार को कम करने के लिए जो अपनाया था उसकी कमी हो गई। राजकोषीय अनुशासन की कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते व्यापार घाटे का शिकार बनी। राजकोषीय अनुशासन नहीं रहने से अर्थव्यवस्था में व्यापार में घाटा आया। 1990 से पहले बढ़ते आयात, 1990 से पहले तक आयात बढ़ रहा था। आयात को हमने पहले भी बताया था। आयात का मतलब समझने के लिए आना यानी हम बाहर से अपने देश में किसी चीज़ को आने देते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो वो आयात। तो 1990 से पहले बढ़ते आयात को सीमित करने, आयात बहुत बढ़ गया था तो सीमित करने और निर्यात संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 1990 से पहले ये बातें थी कि आयात बहुत ज़्यादा हो रहा था और निर्यात कम हो रहा था, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो 1990 के बाद कुछ और बातें ध्यान में आई जिसको हम पढ़ेंगे, पर पहले व्यापार घाटा क्या होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी देश के आयातों का मूल्य, आयात अभी मैंने आपको बताया जो हम खरीदते हैं दूसरे देशों से, तो किसी देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से अधिक है तो यह व्यापार घाटा है। अब इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे आप खुद एक घर में, आपके घर में दुकान है, तो जब बाहर से कोई सामान आ रहा है और जा नहीं रहा है, ठीक है ना, आयात तो हो रहा है पर निकल नहीं रहा है, आना हो रहा है पर निकल नहीं रहा है, तो यह एक व्यापार घाटा है। ठीक है, आयात अधिक और निर्यात कम तो व्यापार घाटा। देश में उत्पादन की धीमी वृद्धि, सार्वजनिक व्यय और अन्य कारणों से महंगाई या मुद्रास्फीति की समस्या भी पैदा हो गई। ये 1990 के पहले की बातें। तो उत्पादन में धीमी वृद्धि रही, सार्वजनिक व्यय, सरकारी व्यय और अन्य कारणों से महंगाई और जो मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं हम, ये समस्या पैदा हो गई, मूल्य वृद्धि की समस्या पैदा हो गई। उक्त परिस्थितियों से भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहा। भुगतान संतुलन जो होना चाहिए था, भुगतान संतुलन क्या होता है ये भी हम देखेंगे, वो अनुकूल नहीं रहा, प्रतिकूल रहा और देश में विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है देश में,
अन्य देशों का, वो कम हो गया। तो ये जो परिस्थितियाँ हुई, व्यापार घाटा हुआ, भुगतान संतुलन अनुकूल नहीं रहा और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। अब जो भुगतान संतुलन है उसको समझते हैं कि ये भुगतान संतुलन क्या होता है। एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। और इसको हम जोड़ सकते हैं अभी जो हमने पढ़ा था व्यापार घाटा से। कैसे जोड़ सकते हैं कि आयात और निर्यात, जो हमारा आयात अधिक हो गया और निर्यात कम हो गया तो उसमें घाटा हुआ। और यहाँ पर जो भुगतान संतुलन की परिभाषा उसमें है कि एक देश का शेष विश्व के साथ एक वित्तीय वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। तो हमारे जो विवरण है उसमें आयात अधिक है और निर्यात कम है। राजकोषीय असंतुलन, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना और भुगतान संतुलन के संकट से भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। नई आर्थिक नीति इकाई और जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार किए, क्योंकि 1990 तक स्थिति जो थी वो हमने अभी पढ़ ली, जो स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसमें सुधार के लिए जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। नई आर्थिक नीति के तहत भारत ने 1991 में दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो थी, एक तो विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उनसे वित्तीय सहायता की मांग करी। विश्व लेवल की अंतर्राष्ट्रीय दो संस्थाएं हैं, एक तो विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उन दोनों से भारत ने वित्तीय सहायता मांगी। इन संस्थाओं ने भारत को सशर्त ऋण प्रदान किया। उस समय 1991 में भारत को इन दोनों संस्थाओं ने, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों ने ऋण तो दिया पर सशर्त, कुछ शर्तें उन्होंने लगाई और देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई। नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक स्थिरीकरण अल्पकालिक प्रकृति के और संरचनात्मक सुधार दीर्घकालीन प्रकृति के लागू किए गए। आर्थिक स्थिरीकरण अल्पकालिक प्रकृति का और रचनात्मक संरचनात्मक सुधार दीर्घकालीन प्रकृति का लागू किया। अब इसको थोड़ा समझेंगे हम कि जो नई आर्थिक नीति है उसमें आर्थिक स्थिरीकरण कम समय के लिए और संरचनात्मक सुधार लंबे समय के लिए। तो संरचनात्मक सुधार अगर लंबे समय के लिए होंगे तो उससे हमारी आर्थिक मामले में हमको और दृढ़ता मिलेगी। अगर हम आर्थिक स्थिरीकरण को लंबे समय तक लेते हैं तो फिर संरचनात्मक सुधार में कमी आ जाएगी। तो मेन चीज़ होती है संरचनात्मक सुधार, तो उसको दीर्घकालीन प्रकृति के लिए लागू किया ताकि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास होता रहे। आर्थिक स्थिरीकरण के अंतर्गत भुगतान संतुलन के संकट और महंगाई की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय थे। इन दोनों के तहत देखते हैं आर्थिक स्थिरीकरण के क्या था। एक तो भुगतान संतुलन का जो संकट था, आयात निर्यात वाला मामला, और दूसरा महंगाई की समस्या। तो ये अल्पकालिक प्रकृति के लिए था। जो महंगाई आती है फिर कम होती जाती है, फिर भुगतान संतुलन भी हर साल का देखा जाता है। तो ये अल्पकालिक प्रकृति का आर्थिक स्थिरीकरण लागू किया गया नई आर्थिक नीति में। और संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार और कुशलता में वृद्धि करना था। ये था दीर्घकालीन प्रकृति का। लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उनमें सुधार, और कुशलता में वृद्धि करना दीर्घकालीन प्रकृति का लागू किया गया। तो नई आर्थिक नीति जो जुलाई 1991 में लागू हुई, जिसमें दो मुख्य रूप से सुधार लागू किए गए, और वो दो सुधार थे आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार। आर्थिक स्थिरीकरण अल्पकालिक प्रकृति का था, याद रखने के लिए आर्थिक अल्पकालिक, और संरचनात्मक सुधार था वो दीर्घकालीन प्रकृति का था, लंबे समय के लिए। आर्थिक स्थिरीकरण में क्या आता है, भुगतान संतुलन और महंगाई या मुद्रास्फीति जो अल्पकालिक है, और संरचनात्मक सुधार में अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार और कुशलता में वृद्धि करना। ये लागू किया गया नई उद्योग नीति, नई आर्थिक नीति 1991 में। आर्थिक सुधार हेतु तीन प्रमुख कदम उठाए गए। अब आर्थिक सुधार हमने देखा, आर्थिक स्थिरीकरण के लिए भुगतान संतुलन और महंगाई की समस्या को कम करने के लिए या संरचना सुधार, जो आर्थिक सुधार था उसमें तीन कदम उठाए। पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो हमारे मेन पॉइंट हैं इस पार्ट में पढ़ने के लिए। जो नई आर्थिक नीति जो लागू हुई उसमें तीन प्रमुख कदम, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला है उदारीकरण।
ये जो उदारीकरण है वो शब्द अगर आपको ध्यान हो तो हमारे नागरिक शास्त्र के जो पाठ थे, जब हमने लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये जब पढ़ा था तो उसमें भी ये शब्द आया था उदारीकरण। तो ये उदारीकरण जो शब्द है वो उस नागरिक शास्त्र में भी है और अर्थशास्त्र में भी है। तो दोनों का मतलब कहीं कहीं हमको समझना पड़ेगा कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का अर्थ आर्थिक नीतियों, नियमों और कानूनों में सरलीकरण की प्रक्रिया से है। अभी हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में इस उदारीकरण शब्द का अर्थ होता है आर्थिक नीति, नियम और कानून में सरलीकरण की प्रक्रिया लाना। अब ये जो अब लागू कर रहे हैं आर्थिक सुधार या नई जो आर्थिक नीति, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पहले कहीं ना कहीं ये आर्थिक नीतियाँ या नियम या कानून में सरलीकरण नहीं था। 1990 से पूर्व विकास रणनीति पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए हुए थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, उदारीकरण नहीं था पहले, इसका मतलब विकास की रणनीति पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए हुए थे। 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रण और प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो नियम लागू किए गए उन्हें हम उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के मामले में, है ना, ये फिर ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था के मामले में उदारीकरण किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रण और प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो नियम लगाए जाते हैं उन्हें अर्थव्यवस्था में उदारीकरण कहा जाता है। इनमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेश विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करते हुए अनेक अनावश्यक नियमों और नियंत्रणों को समाप्त किया गया। 1990 की जो विकास की यात्रा शुरू हुई, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया, जिसमें उदारीकरण पहला जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेश विनिमय, कर व्यवस्था, इन सब में सुधार किया और अनावश्यक नियम और नियंत्रण जो थे इनको समाप्त कर दिया। उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ये मुख्य बात है उदारीकरण की, कि उदारीकरण से पहले हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में थी और अब हो गई पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी, इसमें काफ़ी अंतर है, जो आप आगे के कक्षाओं में बहुत और अच्छा अध्ययन करेंगे। पर समाजवादी जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, आपने इसकी प्रस्तावना नहीं पढ़ी हो तो अपनी पुस्तक के अंतिम पेज पर है, इसको ज़रूर पढ़ना। तो समाजवादी और पूंजीवादी में आपको अंतर मिलेगा काफ़ी कुछ। जहाँ सरकार के हाथों में सब कुछ होता है समाजवादी, और जहाँ कुछ न कुछ निजी स्वामित्व में आ जाता है तो वो पूंजीवादी होता है। इससे सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई और भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्वरूप की ओर उन्मुख हुई। जैसे ही उदारीकरण की नीति लागू हुई तो सरकारी हस्तक्षेप की कमी आई, क्योंकि पहले समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी तो सरकारी हस्तक्षेप था, नियंत्रण था, ठीक है ना कहीं कंट्रोल था। पर अब जैसे ही ये उसमें उदारीकरण की नीति अपनाई तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर अब उन्मुख हुई हमारी अर्थव्यवस्था। अतः आर्थिक क्षेत्रों और नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। उदारीकरण का और समझने के लिए कि आर्थिक क्षेत्र और नीतियों में सरकार की जो बाधाएं हैं उसको समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। इस वैश्वीकरण से हमारी विशाल जनसंख्या और उसमें भी सक्षम मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया। अब इससे हुआ क्या कि हमारी जो विशाल जनसंख्या है और हमारा जो सक्षम मध्यम वर्ग है वो पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया, क्योंकि पूंजीवाद तो केवल वहीं था, हमारे यहाँ तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, तो अब ये पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सुधार में उदारीकरण का जो पॉइंट हमने पढ़ा उसके कई सारे हमने लक्षण देखे कि उदारीकरण क्या है, कैसे है। अगला पॉइंट आता है अपना, जो हमने 3 लक्षण देखे थे आर्थिक सुधार में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का। उदारीकरण का पार्ट हमने देख लिया। अब है निजीकरण। निजीकरण जो शब्द से ही दिखता है हमको, निजी,
अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्र हैं हमारे, उन क्षेत्रों में अगर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ जाए, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की या सरकारी क्षेत्र की भूमिका कम हो और निजी क्षेत्र की बढ़ जाए, तो उसको कहेंगे निजीकरण। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिक अवसर दिए जाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाई जाती है। जैसे हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन सरकार के क्षेत्र में, सरकार के हाथों में जो थी, अब धीरे धीरे ये जो नई आर्थिक नीति लागू हुई उसमें कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा मिला, यानी अब निजी स्वामित्व के हाथों में ये जाने लगी। पहले जो सरकार के हाथों में थी, सरकारी हस्तक्षेप अब उनके ऊपर नहीं रहेगा, ऐसा इस निजीकरण के अंतर्गत आता है। 1990 तक निजी क्षेत्र का विकास कम था और सार्वजनिक क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार हो गया था। और ये क्यों करना पड़ा, इसका रीज़न ये है कि 1990 तक निजी क्षेत्र का विकास बहुत कम था, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र का विकास कम था और सार्वजनिक क्षेत्र बहुत बढ़ गया था, अनावश्यक उसका विस्तार हो गया था। 1991 की औद्योगिक नीति ने औद्योगिक लाइसेंस की लगभग समाप्ति कर दी। नई औद्योगिक नीति में क्या हुआ, पहले लाइसेंस लेना पड़ता, मतलब कई सारी ऐसी जो चीज़ें थी, जैसे उदारीकरण वाले पॉइंट हमने पढ़ा था, तो अब लाइसेंस की समाप्ति हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त उद्योगों की संख्या में भारी कमी हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र में जिनको प्राप्त था रिजर्वेशन कि भाई यहाँ ये सार्वजनिक क्षेत्र में ही लगेंगे ये कारखाने या ये उद्योग, तो ये कम हो गया, तो जिसकी वजह से निजी क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए। पहले कुछ चीज़ों के लिए कंप्लीट ये था कि ये जो उद्योग हैं वो केवल और केवल सरकारी क्षेत्र के ही खुले जाएंगे, पर निजीकरण के आने से अब निजी क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए। अब उन क्षेत्रों में, उन जो सार्वजनिक क्षेत्र को ही केवल अधिकार था, उनकी जगह अब निजी जो कोई स्वामित्व वाली कंपनी या कोई निजी व्यक्ति हैं वो भी इनको खोल सकता था। निजीकरण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में भी विनिवेश किया जाता है। और एक और चीज़ कि निजीकरण में वो स्वयं अपनी कोई अलग उद्योग तो खोल ही सकता है जो पहले सार्वजनिक में था, परंतु निजीकरण वाले सरकारी क्षेत्र में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई सरकारी कंपनी है तो उसमें भी उनका निवेश किया जा सकता है। जैसे हम जो शेयर समझते हैं, शेयर पढ़ते हैं कि किसी कंपनी में, चाहे सरकारी कंपनी हो, तो उसमें भी इसका इतना शेयर है, इतना इसका इतना कंट्रीब्यूशन है, तो ये अब निजीकरण के अंतर्गत वो सरकारी क्षेत्र में भी विनिवेश किया जा सकता है, ऐसा लागू किया गया। सरकार या राज्य सार्वजनिक उद्यम में अपने हिस्से का एक भाग या संपूर्ण हिस्से को निजी क्षेत्र में बेच सकता है। निजीकरण में क्या लागू हुआ कि सरकार या राज्य कोई भी सार्वजनिक उद्यम में अपने हिस्से का, जो सरकारी उद्यम है, कोई उद्योग धंधा है, कोई फैक्ट्री है, तो सार्वजनिक उद्यम में अपने हिस्से का एक भाग, यानी सरकार के हिस्से का एक भाग, कुछ अंश या संपूर्ण हिस्से को या पूरा उद्यम किसी निजी क्षेत्र को बेच सकता है। अब वो निजी स्वामित्व में चला जाएगा और वो अपने हाथों, अपने स्तर पर काम करेगा। ऐसा निजीकरण के नियम लागू हुए। भारत में भी निजीकरण हेतु 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये वही नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण के लिए नया इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया। निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। जो राजकोषीय अनुशासन खत्म हो गया था उसको स्थापित करने में सहायता मिली। साथ ही अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार हुआ और अर्थव्यवस्था में अब कंपटीशन की भावना आ गई कि भाई ये ज़्यादा उत्पादन करेगा या वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, तो इस कंपटीशन में फिर अर्थव्यवस्था में थोड़ी गति आनी शुरू हो गई निजीकरण से। हमने उदारीकरण, निजीकरण, दो आर्थिक सुधार देखे। अब पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विश्व, इसका जैसे अपन समझें तो विश्व के लेवल की बात है या विश्व इसमें कहीं ना कहीं समाहित है। देखते हैं वैश्वीकरण क्या है। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। देश की अर्थव्यवस्था अगर विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाए तो उसको कहेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलापन और देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है।
अब वैश्वीकरण से क्या होता है कि इससे जब हम पूरे विश्व के साथ मिल गए तो फिर यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये कहाँ का है, किस देश का है, आयात निर्यात के मामले में भी, और देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। जैसे अब हमारे देश से कोई चीज़, कच्चा माल हम अगर किसी दूसरे देश को बेचेंगे और वहाँ से हम अनुबंध करेंगे कि हाँ तुम्हारा जो तैयार माल है वो हम खरीदेंगे, तो वो हम पर निर्भर है और हम उस पर निर्भर है, तो एक दूसरे से आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण से विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होता है। ठीक है, सभी देशों के बीच जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं उनका मुक्त प्रवाह होता है, कहीं पर भी व्यापार हो सकता है। सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है, जो सर्विसेज हैं उनका मुक्त प्रवाह। पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह होता है, विदेशी पूंजी भारत में आ सकती है, भारत की पूंजी विदेशों में जा सकती है। और समेकित वित्तीय बाजार होता है, सबके लिए एक बाजार तैयार होता है, जहाँ जो अच्छा होगा वो टिकेगा, जो अच्छा नहीं होगा वो नहीं टिकेगा। श्रम का स्वतंत्र प्रवाह होता है, जो श्रम है वो भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसका भी स्वतंत्र प्रवाह, वो जहाँ चाहें अपना श्रम दे सकते हैं। और प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह होता है, जिससे ज्ञान का प्रसार भी होता है। तो वैश्वीकरण से केवल अर्थव्यवस्था में नहीं, कई अन्य चीज़ों में भी उसमें विकास और प्रसार प्रचार होता है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक प्रतिबंध लगाए थे। भारत ने क्या किया था, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश के उत्पादक हैं उनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं झेलना पड़े, इसके लिए विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण के लिए अनेक प्रतिबंध लगाए थे कि देश में देश की ही कंपनियां रहेंगी, या उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल था भारत सरकार का आज़ादी के बाद। परंतु जैसे नई उद्योग नीति आई तो उस नई उद्योग नीति में फिर उसका कंपटीशन बढ़ गया विदेशी कंपनियों, विदेशी उत्पादकों से। 1991 में सरकार ने तय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व उत्पादकों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया है। ठीक है ना, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा, अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इससे लिए 1991 में सरकार ने तय किया कि अब प्रतियोगिता करने का समय आ गया है, प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है विश्व के उत्पादकों से। यह माना गया कि इससे उद्यमों की निष्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो जैसे मार्केट में हमारी चीज़ नहीं बिकेगी तो हम उसमें और सुधार लाने की कोशिश करेंगे, हम दूसरे से सीखेंगे भी से कि उसके चीज़ों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल रहा है, तो इससे सुधार होगा, गुणवत्ता उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब व्यापार अवरोधों को हटा करके आयातों का उदारीकरण किया गया। आयातों का उदारीकरण, आयात यानी बाहर से आना यानी खरीदना, और कुछ को छोड़ करके अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई। कुछ अभी भी सरकार के अधीन में है, कंट्रोल में है, पर कुछ को छोड़ करके अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई। भारत के बाहर के देशों से व्यापार या बाहर के देशों से के भारत में व्यापार, ये अनुमति मिल गई वैश्वीकरण में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम बार बार सुनते हैं, जब भारत की आज़ादी की बात थी तभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती हैं। इनका नाम से ही स्पष्ट हो जाता है बहुराष्ट्रीय, जो बहुत सारे राष्ट्रों में अपना उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और आज हम देख ही रहे हैं, आज हमारे देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपना व्यापार कर रही हैं, और उसकी तुलना में हमारे देश के जो भी प्रोडक्ट हैं वो भी उनसे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। भारत ने भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वैश्वीकरण के लाभों को भुनाया है। और भारत के पास था सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो उसको भी हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा और उससे हमको भी लाभ मिला है। वैश्वीकरण ने संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक कार्यकुशल बनाया। वैश्वीकरण से क्या हुआ कि जितने भी संसाधन थे विश्व के, उनमें सुधार हुआ, और सुधार होने से कार्यकुशलता आई। कहीं ना कहीं कार्यकुशलता में कमी थी पहले, क्योंकि जब एकाधिकार होता है किसी चीज़ का, या जैसे आपके गांव में ही एक ही दुकान हो, तो फिर उनकी मन मर्जी या कहीं ना कहीं चाहे अच्छा है बुरा है वो सब, पर जब बहुत सारी दुकानें होती हैं तो
एक जो उपभोक्ता होता है उसको भी फ़ायदा होता है कि वो अच्छी चीज़ खरीद सके। और फिर हर दुकानदार यही सोचेगा कि मेरे वहाँ ग्राहक आए तो फिर वो अपने का कहीं ना कहीं शैली में सुधार लाएगा, अपने सामान में सुधार लाएगा। ये सब कंपटीशन वैश्वीकरण से होता है। ये केवल उदाहरण था आपके लिए, पर ये विश्व के बाज़ार में और बड़ी बातें होती हैं। इससे उत्पादन लागतें गिरी हैं और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आया है। जिससे उत्पादन की जो लागतें हैं वो कम हुई वैश्वीकरण से, और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आया है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो अच्छी चीज़ ले, और अच्छी चीज़ जब कंपनी बनाएगी तो दूसरे की नहीं बिकेगी तो वो और अच्छा गुणवान बनाने की कोशिश करेगा, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। जैसे हमारे देश में जैसे ही वैश्वीकरण लागू हुआ उसके जस्ट 5 साल में ही ये 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ये जो विश्व व्यापार संगठन है वह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों के निर्धारण और नियमन का कार्य करता है। पूरे विश्व का व्यापार संगठन है, और ये क्या काम करता है, जो हर देश के बीच में व्यापार होते हैं उनके नियम का निर्धारण और उनका नियमन का काम करता है विश्व व्यापार संगठन। वैश्वीकरण के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर वैश्वीकरण है तो विश्व व्यापार संगठन ज़रूरी है। चलिए, अभी तक हमने देखा कि जो आर्थिक सुधार थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। अब पढ़ते हैं स्वदेशी की अवधारणा, क्योंकि वैश्वीकरण जब आ जाता है तो स्वदेशी पढ़ना ज़रूरी होता है। समझ गए होंगे आप स्वदेशी का टॉपिक क्यों आया, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद फिर अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और आगे लाना है या देश को मजबूत बनाना है तो स्वदेशी ज़रूरी है, वरना बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश का पैसा या इस देश की जितनी भी दौलत है वो सब ले जाएंगे अपने देशों में। तो स्वदेशी बहुत ज़रूरी है वैश्वीकरण के दौर में। चलिए पढ़ते हैं स्वदेशीकरण की अवधारणा। स्वदेशी की अवधारणा। वैश्वीकरण के इस दौर में स्वदेशी की अवधारणा स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपनाए जाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित बल पर बल देती है। स्वदेशी की अवधारणा क्या कहती है कि एक तो हमारे देश में जो उत्पादित हो रहा है उस सामान को हम खरीदें, उस सेवाओं को अपनाएं, पहला काम तो ये। और दूसरा, विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित, यानी हम जो हमारे यहाँ जो कच्चा माल या हम जो सामान पैदा कर रहे हैं, हम जो खरीद रहे हैं हमारे देश की चीज़ें, वो विदेशी कंपनियाँ भी बनाएं। ठीक है, तो इससे हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो बनाएंगे तो हमको भी इससे भी फ़ायदा होगा। अगर कच्चा माल भी हमसे लेंगे या हमारे जैसा प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो स्वदेशी में टोटली स्वदेशी, हम हमारे देश का भी अपनाएं और हमारे देश का जो है वो दूसरे देश वाले भी लें। ओके, स्वदेशी यानी संपूर्ण हम हमारे देश की चीज़ों को अपनाएंगे और दूसरों को भी ये अपनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे और दूसरे भी उसका निर्माण भी करेंगे। टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि, नाम सुने होंगे आपने, सामान लाते भी हैं दुकान से और कहीं देखते भी हैं। तो टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि, ये सभी भारत के स्वदेशी उत्पादों के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य भी हैं, पर ये मुख्य रूप से जो हमारी पुस्तक में दे रखे हैं और जो मेन प्रोडक्ट हैं, इनको हम ध्यान में रखना है कि ये स्वदेशी हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्वदेशी की भावना ने महती भूमिका अदा की है। हम सभी जानते हैं कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया था। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय स्वदेशी अपनाओ काफ़ी कुछ कहा गया था। और हम आए दिन ये चीज़ें हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य माध्यमों से भी देखते सुनते हैं, पर व्यावहारिकता में कितना लाते हैं आप सबको पता है। तो आप सब ये ध्यान रखें, हमको स्वदेशी अपनाना है। मैंने पहले ही कहा है, हम जो पढ़ते हैं वो हमारे निजी जीवन के लिए भी ज़रूरी है, उनको हमारे निजी जीवन में उतारना है हमें। तो आज से ही आप तय कर लेना कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे। महात्मा गांधी का मत था कि भारत स्वतंत्र और स्वशासित ही नहीं आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। और आत्मनिर्भर कब होगा? जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी का भी मत था कि भारत स्वतंत्र और स्वशासित तो होना ही चाहिए, पर साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। और आत्मनिर्भर कब होगा? जब स्वदेशी अपनाएंगे। और आज के इस वैश्वीकरण के दौर में तो स्वदेशी अपनाना और बहुत ज़रूरी है। अगर हम वास्तव में सच्चे देशभक्त हैं
केवल अपने स्टेटस लगा करके या वीडियोस को एक फॉरवर्ड करना ही नहीं जानते और देशभक्ति अगर निभाना ही चाहते हैं तो हम आज से ही तय कर लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी दूसरों को अपनाने पर भी जोर देंगे। 1990 के दशक के वैश्वीकरण के बाद स्वदेशी विचार अपनी उपयोगिता खो बैठा था। 1990 में जब वैश्वीकरण आया तो उसके बाद ये जो स्वदेशी का विचार है वो अपनी उपयोगिता लगभग खो बैठा था, पर अब हमें इसे वापस जागृत करना है ताकि देश के लोगों को देश का जो उत्पाद है वो मिले और देश के ही कंपनियों को फ़ायदा हो, जिससे हमारी मुद्रा है वो बाहर नहीं जाए और विदेशी मुद्रा भारत में आए। विकासशील देशों को वैश्वीकरण से कुछ लाभ तो हुए लेकिन हानियाँ अधिक हुई। हमारा देश विकासशील है और वैश्वीकरण से हमको लाभ तो हुए पर हानियाँ अधिक हुई, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने कंपैरिजन में हम नहीं कह सकते कि उन विश्व के लेवल के प्रोडक्ट से अच्छे हुए या उनका जो विज्ञापन का जो क्षेत्र है उससे कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा और अगर ये पीढ़ी अगर समझ जाती है और यही आने वाला भविष्य निर्धारण करती है तो ज़रूर देश में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, विकास होगा। न्याय संगत वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी की भावना पुनः जोर पकड़ने लगी है। अब वापस न्याय संगत वैश्वीकरण का जो अभाव हुआ उससे स्वदेशी की भावना पुनः जोर पकड़ने लगी है और हमें अब स्वदेशी को अपनाना ही होगा। स्वदेशी की भावना एक सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न करती है। सामाजिक और आर्थिक दोनों। सामाजिक कैसे? हम सभी देश के नागरिक हैं और इस देश में सभी समान हैं, सभी चाहे वो किसी धर्म, लिंग, किसी जाति संप्रदाय से हो, पर अगर देश का प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करना है, स्वदेशी को अपनाना है, तो ये कहीं ना कहीं एक देशभक्ति होगी, समाज सेवा होगी। तो सामाजिक और आर्थिक क्रांति। आर्थिक में अगर हम यही प्रोडक्ट खरीदेंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश के कल्याण में काम आएगा। तो इसीलिए लिखा है स्वदेशी की भावना एक सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न करती है। अगला है स्वदेशी की अवधारणा का पॉइंट, स्वदेशी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ। सभी जानते हैं क्या लाभ है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। स्वदेशी की अवधारणा से भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो भारतीय उद्योगों का विकास होगा। स्वदेशी उत्पाद अपनाने से देश के घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ठीक है, देश के घरेलू उत्पाद भी बढ़ेंगे और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी स्वदेशी उत्पाद अपनाएंगे तो। स्वदेशी को बढ़ावा मिलने पर भारत में रोजगार के अवसरों की वृद्धि होना सुनिश्चित है, क्योंकि जैसे जैसे उद्योग धंधे स्वदेशी वाले बढ़ेंगे तो वहाँ कामगारों की ज़रूरत होगी और उनको रोज़गार मिलेगा। इससे आयात पर खर्च में कमी होगी। इससे हमको जो बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ रही हैं, जो हमारे देश में आ रही हैं बाहर से चीज़ें, उनमें कमी आएगी। तो जब बाहर से मंगाना कम पड़ेगा तो हमको विदेशी मुद्रा देनी नहीं पड़ेगी, तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी स्वदेशी अपनाने से। जो विदेशी कंपनियां भारत से लाभ कमा करके उनके देशों में ले जाती थी, स्वदेशी से धन निष्क्रमण पर रोक लगेगी। अगर विदेशी कंपनियां भारत से धन लेती जाएंगी ऐसे ही, तो फिर वही वो दिन दूर नहीं जो 1947 से पहले वाली घटनाएं घट जाएं। तो उसके लिए हमें स्वदेशी अपनाना ज़रूरी है। स्वदेशी से देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी, जिससे संकट काल में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वर्तमान में हम देख ही रहे हैं कि जो कोरोना का समय आ गया, तो उस कोरोना के समय में अगर हम विदेशों से नहीं मंगा सकते, ऐसी कुछ कंडीशन आ गई, तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और आत्मनिर्भरता के लिए ये ज़रूरी है कि हम स्वदेशी को अपनाएं, ताकि देश के अंदर हर चीज़ की उपलब्धता रहे, किसी हम दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, और जब देश में ही उत्पादन बढ़ेगा तो इससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। जो टैक्स जितने भी होते हैं वो सरकार को मिलेंगे, सरकार को फ़ायदा होगा। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति देश की परिस्थिति के अनुकूल होती है। जितनी भी स्वदेशी कंपनियां हैं, इस देश की कंपनियां हैं, वो देश की परिस्थिति के अनुकूल होती है। उनकी कार्य करने की पद्धति होती है, वो देश को समझ पाते हैं। देश का होगा तो देश को समझेगा, जिससे यह कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती हैं। अगर हम घर की बात करें तो घर के लोगों की परिस्थितियों को जानते हैं, कौन कहाँ कैसे क्या काम कर रहा है और कच्चा माल हमारे पास कितना उपलब्ध है और कितना हमको भविष्य के लिए बचाना है।
ये हम देश के हैं तो समझ पाएंगे, परंतु अगर कोई विदेशी ये काम करेगा तो विदेशी को क्या लेना देना कि उसका प्राकृतिक संसाधन कम रहे, बचे नहीं बचे, वो तो अपना मुनाफा कमा करके चले जाएंगे। तो स्वदेशी कंपनियां होंगी तो फायदा देश को होगा, प्राकृतिक संसाधनों को फायदा होगा, भविष्य के लिए फायदा होगा। कुछ राष्ट्र भारत को ही सामान बेच करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध करके समस्या उत्पन्न करते हैं। समझ गए होंगे किस राष्ट्र की तरफ इशारा है। जैसे जो चाइना है वो भारत को ही सामान बेच करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का ही विरोध करके समस्या पैदा कर रहा है। तो जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो स्वदेशी अपनाने से ऐसे राष्ट्रों पर दबाव बनेगा और हमारा स्वदेश भारत देश और अधिक उन्नत होगा और अधिक विकास करेगा, और उन दूसरे जो देश हैं जो हमसे ही मुनाफा कमा करके हमारा ही बुरा सोचते हैं उनके लिए भी एक सबक होगा। स्वदेशी की भावना से राष्ट्र प्रेम बढ़ता है, जो राष्ट्रवाद और देश के विकास के लिए एक प्रभावशाली तत्व है। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो इससे मेरा देश, मेरे राष्ट्र, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, जिससे हमारा राष्ट्रवाद और प्रभावी होगा और देश का विकास और अधिक होगा। ये थी स्वदेशी अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं हम। चलिए, उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होता है श्रम। जब भी कोई चीज़ बनती है, कोई बनाई जाती है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में बनाई जाए या कहीं छोटे लघु उद्योग धंधों में बनाई जाए, पर उसके लिए श्रम ज़रूरी है। ठीक है ना, बिना श्रम के कोई उत्पादन नहीं हो सकता। जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता और कौशल प्रदान किया जाए तो वह मानव पूंजी बन जाता है। देखिए, जो श्रम है, जो उत्पादन कर रहा है, उसी श्रम को अगर शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए और प्रशिक्षण मिल जाए तो उससे क्या होगा, वो अपनी योग्यता और कुशलता से क्या करेगा, वो श्रम है वो किस में बदल जाता है, मानव पूंजी में। और ये मानव पूंजी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो श्रम और श्रम से फिर मानव पूंजी। मानव पूंजी श्रम से कैसे बनेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता और कौशल प्रदान करके श्रम को हम मानव पूंजी में बदल सकते हैं। अतः कौशल एक मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। कौशल क्या है, श्रम को मानवीय पूंजी में बदल देने वाला तत्व है। तो कौशल बहुत ज़रूरी है, वरना कौशल के अभाव में श्रम ही रहेगा, मानवीय पूंजी नहीं बन सकता। किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। अब कोई भी कार्य करें हम, अच्छे तरीके से करें तो वो हो जाएगा हमारा कौशल। काम तो करना ही है, श्रम से ही काम होगा, पर श्रम के साथ अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण ये सब जुड़ जाएगा, कौशल आ जाएगा, तो वो मानवीय पूंजी बन जाएगी। तो किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को ही कौशल कहते हैं। कौशल में श्रम जुड़ा हुआ है ना, पर श्रम के साथ दूसरी चीज़ें, उसका जो काम करने का तरीका है वो आ जाता है, तो वो कौशल बन जाता है। कौशल की उपलब्धता श्रम के लाभ, उत्पादन तथा कल्याण का मूल्यवान निर्धारक है। कौशल अगर है, उपलब्ध है, तो वो जो श्रम है उससे लाभ, उत्पादन और कल्याण बहुत अधिक होगा, वरना श्रम ही रह जाएगा। आज भारत की लगभग 65% जनसंख्या कार्यकारी आयु वर्ग की है, जो 15 से 64 वर्ष की है। और इसी में अगर इस कार्यकारी आयु वर्ग में कौशल आ जाता है तो ये जो 65% जनसंख्या है वो मानवीय पूंजी बन जाएगी, जो इस देश के विकास को फिर अपन सोच भी नहीं सकते वहाँ तक ले जा सकती है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि जो मानव श्रम है वो मानवीय पूंजी में बदले, और मानव श्रम मानवीय पूंजी में कब बदलेगा, जब उसमें कौशल आएगा। कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और वह राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में सहायक होता है। जब भी किसी कौशल विकास होता है तो उसकी योग्यता, उत्पादन करने की क्षमता, जीवन की गुणवत्ता, ये सब बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, ये सब बढ़ेगा।
भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रारंभ किया गया। ये अब जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है कब शुरू हुआ, तो 15 जुलाई 15 याद रहेगा ना, 15 जुलाई 2015 को ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया। कौशल विकास कार्यक्रम में अनेक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती हैं और पाठ्यक्रम कई सारे सिलेबस होते हैं जिसकी सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जाता है, जिससे श्रम से कौशल दोनों जुड़ जाएंगे तो मानवीय पूंजी बन जाती है। कौशल विकास से भारत की मानव शक्ति को अनेक लाभ और अवसर प्राप्त होंगे और फिर वो मानवीय पूंजी बन जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।